वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग मैथ का पेडागोजी पढ़ रहे थे, वो भी जैसे हमने अभी सीडीपी का कंप्लीट किया है, लगभग सारे हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। पर आपको जो भी लगते होंगे एक्स्ट्रा या कुछ भी पॉइंट, तो आप उसे जरूर कमेंट कर दिया करिए। आप कमेंट नहीं करते, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप और किस पॉइंट की डिमांड कर रहे हैं या किस चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन है, तो मैं उसे भी पढ़ा दूंगा। बाकी आप सीडीपी के सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, सारे वीडियो देख लीजिए। बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही संक्षेप में, सिर्फ वही चीज़ें जो सीटेट के अंतर्गत पूछे जाते हैं। कोई उसमें फालतू बाकी चीज़ें नहीं है। बिल्कुल समझ लीजिए निचोड़ है एक तरीके से, जिसे आप ट्रिक नहीं कर सकते, जिसे आप बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है कि सीटेट क्या पूछता है, क्या नजरिया होना चाहिए, किस तरीके से आप उन्हें पकड़ेंगे। तो बच्चों का डिमांड था कि सर मैथ का पेडागोजी, तो मैथ के पेडागोजी को लेके आ गया हूँ। अभी आपके पास एक वीडियो गई थी जो कि भूमिका बांधने के लिए शुरू की वीडियो थी कि गणित की नेचर क्या होता है, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक के गुण क्या होते हैं गणित के, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो छोड़ूंगा तो कोई टॉपिक नहीं, भले से कहीं ना कहीं पूछा जाए। तो अगला जो है कि एनसीएफ की बात हमेशा आती है और बच्चों को मालूम है कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो देखिए, हर सब्जेक्ट के अपने एनसीएफ होते हैं, अपने तरीके होते हैं, लेकिन लगभग सब मैच करते रहते हैं हमेशा। मैंने यदि आपने सीडीपी का सेक्शन किया होगा तो आपको याद होगा कि हमेशा मैंने बात किया कि कौशलों पे ध्यान दीजिए, ना कि किसी और चीज पे। बच्चों को मारिए पीटिए नहीं, उनके उदाहरण मूर्त दीजिए, उन्हें हर चीजों को जोड़ के सिखाइए, बस वही चीजें देखिएगा एमसीएफ में रहेगा। तो याद करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए यदि आप याद करेंगे तो बहुत डेटा हो जाएगा। इसे याद मत करिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, को रिलेट करिएगा, उसको दिमाग में समझाइए कि हाँ यही चीज तो है, ये चीज इससे जुड़ा हुआ है, ये चीज ये है। तो चीजें आपको बहुत आसान हो जाएगी, बहुत हल्की हो जाएगी। याद करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सीटेड में याद किए हुए लाइन से कभी क्वेश्चन नहीं आते और आप वहां कंफ्यूज होंगे। वहां आपको सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। तो चीजों को यदि आपने समझा है अच्छे तरीके से, तब आप थिंकिंग कर पाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। तो हमारा आज है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो शुरू करते हैं एनसीएफ को बिना देरी किए हुए। तो एनसीएफ में हम बात करते हैं क्या क्या है। तो देखिए, पहला, छात्र समूह में कार्य करें। एनसीएफ जो कहता है, इस बात की सिफारिश करता है कि छात्रों को हमेशा समूह में कार्य करें। तो आपको इसे समझना होगा कि छात्रों को समूह में कार्य करने को क्यों कहा गया है। क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में कार्य करते हैं तो पहला चीज, लो वाइगोस्की ने बोला था सामाजिक अंतःक्रिया, वहां से कॉन्सेप्ट एक तरह से उठ के आता है कि समाज में लोग एक ग्रुप में कार्य करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, सहयोग करते हैं। उसी तरह जब बच्चे भी समूह में कार्य करेंगे तो इस बच्चे का विचार वो जानेगा, उस बच्चे का विचार वो जानेगा, इसकी गलतियों को सही करेगा, उसकी गलतियों को सही करेगा, बीच में चर्चा परिचर्चा संवाद होगी, जिससे चीजों में और डिटेल होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि छात्रों को कैसे कार्य करवाइए, समूह में कार्य करवाइए, कोई भी चीज करवाना उसे कैसे करवाइए, समूह में। तो पॉइंट ये पकड़ना, छात्रों को कार्य करने की बात कैसे कही गई है, समूह में कार्य करने की बात की गई, ग्रुप में पढ़ने लिखने की बात करी गई है। अगला है, गणित वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो गणित होना चाहिए वो बच्चे को वास्तविक जीवन, जिस जीवन से वो उठ के आया है, जिन चीजों के बारे में वो जानता है, उन चीजों से गणित क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। तो सीधी बात है, गणित वास्तविक जीवन से क्या हो, जुड़ा हो। मतलब गणित बच्चे के जो वास्तविक जीवन है, जो उसका हमेशा का जीवन है, उन चीजों से जुड़ा होना चाहिए। आप इसको ऐसे गणित में पढ़ाई जो जान ही नहीं रहा है, या ऐसे उदाहरण मत देखिए दीजिए जो कि उसको पता ही नहीं है। आप कंकड़ पत्थर लकड़ी, जैसे आपको गणित में जोड़ सिखाना है। अब आपने बताया कि राम के बगीचे में आम के इतने पेड़ थे, इसके क्या इतने पेड़ थे, या राम ने इतने रुपए लिए, इतने रुपए दिए, कितने बचे। नहीं, गलत तरीका है। वो छोटे बच्चे हैं, उनको आप जब लिखेंगे ना कि तुम अपने घर जाना और पता करना तुम्हारे पास थाली, घरों में थाली की संख्या कितनी है, या आपने लिखा जाओ पता लिख कर देख ढूंढ कर आना तुम्हारे घर में कितनी खिड़कियां हैं, तुम्हारे घरों में कितने दरवाजे हैं, तुम्हारे घरों में कितने कमरे हैं। तो जब गिनना शुरू करेगा या आसपास पूछेगा, तो लोग जब उसकी मदद करेंगे तो इसके जरिए वो जोड़ना सीख जाता है, गिनती सीख जाता है, और सबसे बड़ी चीज करके सीखने का हुनर आ जाता है। चीजें उसे याद नहीं करनी पड़ती, आकर्षक हो जाते हैं, रुचिकर हो जाते हैं। इसलिए गणित को जहां तक कोशिश करिए, हमेशा उसके क्या हो, वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। बस देखिए, ये एनसीएफ आपको ये नहीं बताएगा कि कैसे पढ़ाओ, एनसीएफ बस ये बताएगा किन बातों का ध्यान रखना है। ये जो तरीके होते हैं ना, ये एक टीचर को खुद ढूंढने होते हैं कि जाओ बच्चों, आज तुम लोग घर में थाली कटोरी और चम्मच की संख्या सभी लोग ढूंढ के और लिख कर लाओगे। जाओ आज तुम पता करके आओगे तुम्हारे गांव में कितने आम के पेड़ हैं। जैसे आपको मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाना है, सभी बच्चे जाएंगे अपने गांव में 5 फलों के जो पेड़ हैं
उनके नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखकर लाएंगे। और यदि इंग्लिश में ना पता हो तो अपने से बड़ों से पूछेंगे, और नहीं पता होगा तो कौन बताएंगे, हम। अब जब बच्चा जाएगा, सोचिए जाएगा, वो फलों के पेड़ पता करेगा, आम का पेड़ है, आम। अब आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बड़ा भाई या कोई बताएगा, मैंगो कहते हैं, MANGO। तो ये चीज उसके दिमाग में छप जाती है। पर इसके जगह ये कॉन्सेप्ट ऐसे दे दिया जाए कि 5 फलों का नाम लिखो और कल इसको याद करके आना है, तो दोनों में बहुत भारी अंतर है। तो इसलिए जो भी चीजें पढ़ाइए उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के, और ये जो तरीके होते हैं वो एक टीचर को खुद ढूंढने होते हैं। इस लेवल के टीचर को बनना पड़ता है, और यही तो सीटेट आपसे चाहता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मनन करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब जो पढ़ाने लिखाने की प्रक्रिया है टीचर की, सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसके ऊपर एक टीचर को मनन करना चाहिए कि आज मैंने क्लास में ये पढ़ाया, कि 4 बच्चे कंफ्यूज थे, वो बार बार चीजों को समझ नहीं पा रहे थे। रात भर वो सोचे कि आखिर उन्हें और कैसे समझाया जाए, कैसे उनके वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। इस टॉपिक से रिलेटेड वो कौन से उदाहरण है जिसने उसने अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, कैसे उसके अनुभव से हमको टॉपिक के पास ले जाना, न कि टॉपिक से उठाते हुए अनुभव के पास। तो इन सभी चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। तो वही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पे आप क्या करिए, मनन करिए, तथा गलती को अवसर के रूप में देखें। सबसे बड़ी चीज ये हमेशा आती है, यदि बच्चा गलती कर रहा है तो उस गलती को अवसर के रूप में देखिए। क्योंकि एक बच्चे को आपने 4 सवाल दिया, यदि वो 3 गलत कर रहा है, नहीं चलिए चारों गलत कर रहा है, तो उसे एक अवसर के रूप में लीजिए। आपको इससे यह पता चलता है कि बच्चे की सोच क्या है। क्योंकि बच्चा गलत नहीं करता है, उसके करने का तरीका अलग होता है। घटाना हो चाहे जोड़ना हो, यदि वो 3 2 जोड़ के 4 लिख रहा है 5 की जगह, तो गलत नहीं कर रहा है, उसके सोचने और समझने के तरीका सबसे क्या है, अलग है। तो इसको आप अवसर के रूप में लीजिए, जिससे आपको उसके सोचने और समझने के तरीकों के बारे में पता चलेगा, जिससे आप उसके अंदर और ज्यादा विकास करेंगे। जब आपको मालूम चलेगा अच्छा ये इस तरीके से सोचता है, तो आप उसके अंदर और ज्यादा विकास करेंगे, उसके अंदर कई और कौशलों का आप निर्मित करेंगे। इसलिए जो भी गलती हो उसे एक टीचर को अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह नहीं कि गलती हुआ तो दंड दे दिए, मार दिए, पीट दिए, भगा दिए। तो गलती को हमेशा कैसा लेना है, अवसर के रूप में। पॉइंट हो गया। छात्रों को स्वयं प्रश्नों को गढ़ने और पैदा करने का अवसर दे। बहुत ही बोलते हैं, बहुत ही सिंपल लाइन है, पर इसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक है कि छात्रों को स्वयं प्रश्नों को गढ़ने और उन्हें पैदा करने का अवसर दें। लेकिन इस लाइन को आप पकड़ के देखिए कि हमेशा जब भी हम लोग पढ़ते आए हैं, कभी भी हमसे यह नहीं बोला गया है कि चलो आज तुम लोग इस जोड़ के ऊपर 4 प्रश्न लिखो। कभी नहीं बोला गया है। हमेशा आपको 10 प्रश्न दे दिए जाते थे, जाओ घर से लगा के आना है। लेकिन यहाँ यह बोला गया कि छात्रों से खुद कहिए प्रश्नों को गढ़े, खुद प्रश्नों को क्या करे, पैदा करे, वो नए नए क्वेश्चन बनाए। क्योंकि जो बच्चा क्वेश्चन बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि गणित जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है, अमूमन बच्चों को जो लिखित प्रश्न दिए जाते हैं, जो शब्दावली वाले इबारती प्रश्न होते हैं, आपने भी यदि गणित आपका सही नहीं होगा, जिन बच्चों को महसूस किए होंगे कि पहले लिखे हुए चीज का मतलब नहीं समझ में आता, कि कहानी चल क्या रही है, पता क्या करना है, दिया क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। पढ़ तो लिया लेकिन समझ में क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन यदि आप खुद क्वेश्चन बनाने वाले हो जाएं, तो क्वेश्चन समझना आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो पहला स्टेप यही कि बच्चों को खुद प्रश्नों को गढ़ने और उसे पैदा करने के क्या दीजिए, अवसर दीजिए। क्योंकि जब प्रश्नों को बनाने लगेगा तो प्रश्नों को समझ भी उसके अंदर अपने आप क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। तो प्रश्नों को खुद पढ़ने और गढ़ने, प्रश्नों को खुद गढ़ने और पैदा करने के क्या दीजिए, अवसर दीजिए। अगला, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली गणित सजीव एवं आकर्षक हो। बहुत ही सही लाइन है कि कक्षा में जो गणित पढ़ा रहे हैं, ऐसे देखिए गणित क्या होता है कि सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाए तो मैक्सिमम जगह बोरिंग हो जाती है। वही 3 2 5 जोड़ना घटाना, ये वाह कैलकुलेशन दिमाग के रहते हैं, तो चीजें क्या हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। एक बार हिंदी में कहानियां आ जाती हैं, इतिहास में कहानियां आ जाती हैं, बाकी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं से कहानी आ जाती है। लेकिन गणित ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कहानी नहीं चलता है, और ये बच्चों क्या होने लगती है, बोरिंग होने लगती है। तो ये एक टीचर का काम है, गणित को कैसा बनाए, सजीव। उसे लगना चाहिए कोई गणित जिंदा चीज है जो उससे जुड़ी हुई है, जिसको महसूस कर, सजीव का मतलब एक जिंदा चीज को आप महसूस कर सकते हैं, उसके साथ भावात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। तो गणित को ऐसा बनाया जाए जिससे बच्चा महसूस करे, उसके साथ जुड़ सके और उसे क्या लगे, आकर्षक, जिसमें उसका इंटरेस्ट जागे और जानने की इच्छा हो। तो गणित को हमेशा सजीव और आकर्षक बनाने की बात की गई है। करके सीखने पर जोर देना, हमेशा बच्चों को करके सीखने पे जोर दीजिए, ना कि याद करने पे, ना कि ढेर सारा लिखने पे,
या फिर ढेर सारे प्रश्नों को करने का भी काम नहीं दिया जाता है। बच्चों को करके सीखने पे क्या दे, जोर दे। ढेर उसको हमेशा ऐसा टॉपिक करवाइए, इस तरीके से आप कार्य दीजिए ताकि वो करके सीखे, खुद करे और खुद सीखे। बच्चों के अंदर गणितीकरण तर्कणा शक्ति का विकास हो। गणित हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का क्या हो सके, गणितीकरण हो सके, बच्चों के अंदर तर्कणा शक्ति का क्या हो सके, विकास। यही तो कौशल है। अमूर्त चिंतन का विकास हो, परिकल्पना शक्ति का विकास हो, बच्चे का गणितीकरण हो, तर्कणा शक्ति का विकास हो। हम गणित इसलिए नहीं पढ़ाते कि उसको 1 से 20 तक पढ़ा जाए, 1 से 100 तक उल्टी और सीधी गिनती लिखनी आ जाए। हम गणित इसलिए पढ़ाते ताकि उसके अंदर तर्कणा शक्ति, गणितीकरण, इन सभी चीजों का क्या हो, विकास हो। ये जो स्किल्स होते हैं, कौशल होते हैं, इन सभी चीजों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अगला, कक्षा में प्रश्नों को अर्थपूर्ण रूप से प्रस्तुत एवं हल करें। एक टीचर का काम है कि सिर्फ गणित के क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से ना हल करवाए। जब भी गणित को हल करवाए तो उससे बच्चों के सामने कोई भी प्रश्न हो तो उसे अर्थपूर्ण तरीके से क्या करे, प्रस्तुत करे। कोई भी गणित का सवाल हो तो उसे अर्थपूर्ण तरीके से, मतलब मीनिंगफुल तरीके से उसको प्रस्तुत करे, बच्चे उस क्वेश्चन का अर्थ समझ सके और फिर उसे क्या करें, हल करें। मतलब अर्थपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कीजिए और डिटेलिंग के साथ हल करिए ताकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज को बच्चा समझ सके और उसे चीजें आकर्षक लगे। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़े। ये तो आप जानते हैं कि आप जो भी नया ज्ञान देने वाले हैं बच्चों, कोई भी नया चीज पढ़ाने वाले, भिन्न हो गया, परसेंटेज हो गया, कुछ भी, तो पहले पता करिए परसेंटेज को कौन सी चीज है जिससे बच्चा जीवन में अनुभव किया होगा। भिन्न के वो कौन सी चीज है जिससे बच्चे ने जीवन में अनुभव किया। अब मान लीजिए आपको भिन्न पढ़ाना है, तो आप जानते हैं कि भिन्न में 1/2, 1/3 बांटने की बात आती है, किसी चीज का कितना हिस्सा होता है इसकी बात आती है। पहले तो खुद कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि बच्चा हमेशा कहता है कि हमको 4 टॉफी दिए, हमको आधा आम चाहिए। तो आप इस पॉइंट को भिन्न से जोड़ सकते हैं कि आधा का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो हमेशा जो भी नया पढ़ाने वाले हैं पहले पता करिए बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे के पहले के अनुभव क्या है, ताकि उससे आप उसे जोड़कर पढ़ाएं, तब चीजें उसके लिए क्या होगी, आसान होगी। अगला, हो सके तो मूर्त उदाहरण दे जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हो। और हो सके क्या, बिल्कुल समझ लीजिए कि बच्चे को देना कैसा, हमें मूर्त उदाहरण। मूर्त उदाहरण का मतलब होता है ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे बच्चा बिल्कुल सामने देखे। जैसे आप यदि आयत वर्ग पढ़ा रहे तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड बनाने से काम नहीं चलेगा, लकड़ी का काट के लाओ, नहीं है तो कागज दफ्ती जो मिले उसका काट के लाओ, आयत वर्ग बच्चों को दिखाओ, उसे छुए, देखे, महसूस करे, तब वो उन चीजों से जुड़ पाएगा। तो हमेशा उदाहरण कहना देना, मूर्त उदाहरण देना है, और उदाहरण उसके दैनिक जीवन से क्या हो, जुड़ा हो। ऐसे उदाहरण दीजिए जिससे उसने दैनिक जीवन में क्या है अनुभव किया है। इस तरह के उदाहरण उस बच्चे को देना होगा आपको। अगला, मूल्यांकन। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने का, प्रतिपुष्टि देने का, कमियों को पता और दूर करने का। मूल्यांकन मतलब होता है जांच करना। जब किसी बच्चे का आप जांच करते हैं, चेक करते हैं, चीजें करते हैं, कॉपी चेक करना, जांच करना, कुछ भी पूछते हैं, तो आप मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, और मूल्यांकन को और डिटेल से जानना है तो सीडीपी वाले सेक्शन में जाइएगा, मूल्यांकन बिल्कुल डिटेल में। तो देखिए, मूल्यांकन का हमेशा टारगेट ये होना चाहिए, ये नहीं देखने के लिए कि कितना सही कितना गलत किया है, ये नहीं देखते जांच करके कि कॉपी चेक किया जांच किया, तो ये नहीं देखना मूल्यांकन करके कि कौन पढ़ने में तेज है कौन गधा है। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि जो आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जब मूल्यांकन करेंगे 10 में से चलिए यार ये तो 7 क्वेश्चन गलत किया, इसका मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका गलत है। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए मूल्यांकन मतलब उसको नहीं आ रहा है, आपके पढ़ाने का तरीका क्या है, गलत है, इसलिए बच्चे ने 10 में 7 क्या किए हैं, गलत किए हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारे। मूल्यांकन कीजिए ताकि पता चले क्या कमी है, फिर अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अपनी शिक्षण विधि को सुधारिए और बेहतर बनाइए। साथ में प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना। जब एक बच्चे को आप कॉपी चेक करवाते हैं, जब एक बच्चा आपके पास कॉपी चेक करवाने आता है, तो आपको जैसे कॉपी देता आप कॉपी चेक करते हैं, ये और बच्चे ऐसे देखते रहेगा। उसको बस इस बात का इंतजार है जैसे ही मास्टर साहब 10 चेक किए क्वेश्चन मेरा, तो 10 चेक करने के बाद बोलेगे क्या, डांटेंगे, मारेंगे, क्या करेंगे। और उस समय जो आप बोलते हैं, जो भी आपके मुख से निकला या जो भी आपने प्रतिक्रिया जाहिर के रिएक्शन दिया, वही होता है फीडबैक। तो जैसे ही आपने बोला गधा एकदम 1 नंबर का नहीं आता, तो वो आपका फीडबैक हो गया। तो प्रतिपुष्टि मूल्यांकन के बाद बहुत जरूरी, प्रतिपुष्टि ऐसा देना चाहिए जिससे बच्चा और मोटिवेट हो, डिमोटिवेट ना हो, और ज्यादा प्रोत्साहित हो। तो आपकी प्रतिपुष्टि हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। अगली चीज,
मूल्यांकन का ये उद्देश्य होता है कमियों को पता करे और उससे दूर करे। बच्चे के अंदर जो कमी है उसे पता करना, या आपके पढ़ाने के अंदर जो कमी है उसे पता करिए, उसे क्या करिए, दूर करिए। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों के क्या करना, मदद करना। अब देखिए क्वेश्चन एक आ जाता है, पिछली बार मैंने सेक्शन में क्वेश्चन देखा था जिसमें लिखा था निम्नलिखित में से मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन में क्या दिया था, पहला ऑप्शन बच्चों की मदद करना, दूसरा ऑप्शन प्रतिपुष्टि देना, तीसरा ऑप्शन बच्चों के कमियों के बारे में पता करके उसे दूर करना, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब तीन ऑप्शन जो पढ़ेंगे कहेंगे सर तीनों के तीनों हैं, लगाएंगे किसमें, बच्चों की कमी को पता करके दूर करना भी मूल्यांकन का उद्देश्य है, अधिगम प्रक्रिया को सुधारना भी मूल्यांकन का उद्देश्य, प्रतिपुष्टि। लेकिन इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, फीडबैक, प्रतिपुष्टि। क्योंकि कमी को पता करके दूर करना एक टीचर का काम, शिक्षा अधिगम को सुधारना एक टीचर का काम, मदद करना एक टीचर का काम। लेकिन फीडबैक एक ऐसा चीज होता है जिसका सीधे प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। इससे मूल्यांकन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, फीडबैक या प्रतिपुष्टि देना। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि फीडबैक एक ऐसा चीज है जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के ऊपर। आपके मुखार बिंदु से जो निकला, आपके मुखार बिंदु से जो निकला उसका सीधा और डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा बच्चे के ऊपर। इससे मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है क्या, फीडबैक या प्रतिपुष्टि देना। अगला सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग। अरे आपने मूल्यांकन टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां भी मैंने बताया था। सीसीई ये नहीं बताता मूल्यांकन तरीका, ये बताता एक टीचर को मूल्यांकन क्या करना है मूल्यांकन के अंतर्गत। सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब विस्तृत। देखिए सीसी ये कहता है कि बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। लगातार मूल्यांकन करिए बिना रुके, पढ़ा रहे हैं तब मूल्यांकन, पढ़ाई खत्म हुई तब मूल्यांकन, आपके सामने जब भी उसका क्या चलना चाहिए, मूल्यांकन चलना चाहिए। और साथ में मूल्यांकन विस्तृत। आप गणित के मास्टर, इसका मतलब नहीं आप सिर्फ गणित का मूल्यांकन करेंगे, आप गणित के साथ साथ उसके नैतिकता का मूल्यांकन करेंगे, उसके समाजीकरण का मूल्यांकन करेंगे, उसके संवेगों का मूल्यांकन करेंगे। हर एक चीज का आपको मूल्यांकन करना होगा। उसके खेलकूद का मूल्यांकन करेंगे, यहां तक भाषा का भी एक गणित के मास्टर को मूल्यांकन करना होगा कि वो अपने विचारों को अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं। तो कभी भी ये नहीं है कि आप गणित के मास्टर से सिर्फ गणित का मूल्यांकन, आप हिंदी के मास्टर से सिर्फ हिंदी का मूल्यांकन। हर एक टीचर को सारे मूल्यांकन करना, वो भी लगातार करना है बिना रुके, एकदम लगातार चलना चाहिए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक तरह से एक टीचर के कर्तव्य बताता है कि आप जब भी मूल्यांकन करेंगे लगातार करेंगे बिना रुके, और साथ में विस्तृत करेंगे, सिर्फ अपने सब्जेक्ट का नहीं, हर एक चीज का मूल्यांकन, चाहे वो शारीरिक विकास तक क्यों ना हो, कि क्यों इतना कमजोर है, क्यों हमेशा बीमार होता है, क्यों क्लास में सो जाता है, ये भी आप मूल्यांकन करेंगे ताकि उस कमी को भी आप क्या कर सके, दूर कर सके। तो समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। देखिए पाठचर्या, पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, करिकुलम। पाठचर्या महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, तथा इसे क्रियाकलाप व गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। पहली चीज, पाठचर्या महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं पाठचर्या में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं बस जोड़ सिखाना है काम खत्म। पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जो महत्वाकांक्षी, ताकि आज जो जोड़ सिखा रहे हैं, आज जो घटाना सिखा रहे हैं, वो आगे कहां तक उपयोग होगा, किस लेवल तक उसे लेके जाएगा, उस टारगेट को देखना चाहिए। बच्चा जब भिन्न पढ़े तो उसे पता होना चाहिए इस भिन्न का उपयोग आगे जाकर कहां तक होने वाला है। तो पाठचर्या महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ऐसी आप करिकुलम बनाइए, ऐसा फ्रेमवर्क बनाइए, ऐसा आप सिलेबस डिजाइन कीजिए ताकि जो बच्चा सीखे वो उसको भविष्य में बहुत आगे तक लेके जाए, सिर्फ जोड़ ही ना सिखाए। तो पहली चीज महत्वाकांक्षी होनी चाहिए जो कि बहुत आगे तक बच्चे को लेके जाए। सुसंगत होना चाहिए, जो बच्चों के साथ जुड़े, आकर्षक होने चाहिए, जो रुचिकर होने चाहिए, जो बच्चों के उम्र के हिसाब से होने चाहिए, उनके मानसिक विकास के हिसाब से होने चाहिए। साथ में जो पाठचर्या हो वो क्रियाकलाप आधारित हो, मतलब कर के सीखने पे क्या हो, आधारित। दूसरा, पाठचर्या गतिविधि पर आधारित हो। जैसे होता है ना पाठ सहगामी क्रियाएं, रंगोली बनाना, तो हम बोलिए चलो बच्चों आज तुम रंगोली वृत्त में बनाओगे, तुम वर्ग में बनाओगे, तुम आयत में बनाओगे, और तुमको रंगोली बनाना है त्रिभुजों का प्रयोग करके। बच्चा आकृति भी सीख गया, रंगोली भी सीख गया। तो ये होता है गतिविधि करवाइए। और यदि गतिविधि की जगह पे ऑप्शन में लिख दिया कार्यविधि, कार्यविधि लिख दिया, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत। गतिविधि सही होता है, कार्यविधि गलत होता है। तो गतिविधि पे क्या होनी चाहिए आपका, पाठचर्या आधारित। अगला होता है दिक् स्थान दैशिक और स्थानीय समझ में वृद्धि। दिक् स्थान दैशिक या स्थानीय समझ कहते किसे हैं, ये होता है दिक् स्थान दैशिक। स्थानीय समझ का मतलब होता है बच्चों के अंदर आकृतियों, मानचित्रों, दिशाओं,
का ज्ञान। मतलब बच्चों के अंदर दिख समझ दैशिक और स्थानीय समझ विकसित कीजिए, ताकि बच्चे के अंदर मानचित्र मैपिंग का नॉलेज हो सके, आकृतियों का नॉलेज हो सके, साथ में दिशाओं का नॉलेज हो सके। वो ये समझ सके कि विद्यालय के सापेक्ष उसका घर किस दिशा में, घर के सापेक्ष उसके दोस्त का घर किस दिशा में। इन सभी चीजों का नॉलेज भी आपको डेवलप करना है। उसे बोलते हैं दिक स्थान दैशिक या स्थानीय समझ। जहां भी दैशिक या स्थानीय समझ या दिक समझ लिखा होगा, समझ जाइए कि बात हो रहा आकृतियों की, दिशाओं की, मानचित्र की। अगला, संख्या संबंधित कौशल विकसित करना तथा उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान कौशल को विकसित करना। पहला ये लाइन देखिए, इस लाइन को मैंने बस लिया है आपको समझाने के लिए। संख्या संबंधित कौशल विकसित करने से मतलब क्या है? आपको लगता है नहीं संख्या का नॉलेज उसको देना है 1 2 3 4 5, लेकिन पॉइंट पकड़िए, संख्या संबंधित क्या विकसित करना है? कौशल। मतलब संख्या गिनने आना नहीं चाहिए, कि गिनती नहीं सिखाना 1 से 50 तक, 1 से 100 तक उल्टी और सीधी गिनती, 1 से 20 तक पहाड़ा, बल्कि संख्याओं से संबंधित जो स्किल्स होते हैं, कौशल होते हैं, संख्याओं कैसे बनती हैं, पंक्तिबद्धता क्या होती है, क्रमबद्धता क्या होता है, संख्याओं का वर्गीकरण उसे करने आना चाहिए। तो संख्याओं का कौशल विकसित होना चाहिए, स्किल्स विकसित होनी चाहिए, न कि संख्या गिनने आना चाहिए। इसलिए यहाँ कौन सा शब्द छिपा? कौशल। इसलिए क्या है? सही। दूसरा, उच्चतर उद्देश्य। हमको निम्न उद्देश्य नहीं देखना है। निम्न उद्देश्य होता है कि इसको जोड़ आ जाए, इसको गिनती आ जाए। उच्चतर उद्देश्य होते हैं कौशल विकसित करना। तो हमेशा उच्चतर उद्देश्य पे फोकस करिए, क्योंकि उच्चतर उद्देश्य का मतलब होता है कौशलों को विकसित करना। जैसे सृजनशीलता, तार्किक शक्ति, अमूर्त चिंतन हो गया, मूर्त चिंतन हो गया, समस्या समाधान कौशल हो गया। तो उच्चतर उद्देश्य और समस्या समाधान कौशलों को क्या करना है? विकसित। हमेशा आपको कौशलों पर ध्यान देना, मैंने पहले ही बोला है। अगला, अगला क्या? अब एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत भी हैं, जो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। तो अगला आते हैं एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत मतलब कि 5 मार्गदर्शी मतलब ये आपको मार्ग दिखाते हैं, एक टीचर को रास्ता दिखाते हैं। आप कोई भी तरीके से पढ़ाइए, कैसे पढ़ाइए, पर ये 5 नियम कभी भी टूटने नहीं चाहिए। आप यदि कोई तरीके से पढ़ा रहे हैं और उसमें यदि ये 5 नियम टूट रहे हैं, तो आपके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल गलत है। ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत आपको रास्ता बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, और इसमें से 5 में से कोई भी एक भी नियम टूटना नहीं चाहिए। देखिए, पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। आप जो भी पढ़ाइए, गणित, ईवीएस से लेके भाषा वगैरह, हिंदी, जो भी पढ़ाइए, उस ज्ञान या उस नॉलेज को आपको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना होगा। वही लाइन जो पहले आपने लिखा था, बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ो, बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ो, बच्चों के चीजों से जोड़ो। तो जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसे आपको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं जोड़ रहे हैं तो आपके पढ़ाने का तरीका क्या है? गलत। दूसरा, पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग किया जाए। यदि आप बच्चों को गलती से बोल दिए कि याद करके आना, आप गलत पढ़ा रहे हैं। याद करना तो कोई बोलिएगा मत मुंह से, नहीं, आप क्या पढ़ा रहे हैं? गलत। तो पढ़ाई को हमेशा रटने की प्रणाली से अलग करना, मतलब रटने का काम खत्म करवाना है, समझने की चीज को डेवलप करवाना है, कौशलों को विकसित करना है। तो रटने की प्रणाली से अलग करने का मतलब कि रटने का काम खत्म। रटना क्या है? गलत बात है। तो पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग किया जाए। पाठचर्या केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। बहुत सही बात। जो पाठचर्या है, बच्चों के पास किताब तो होती है, एनसीईआरटी वगैरह किताब चलती है, तो सिर्फ यह नहीं कि किताब में बच्चे तुम्हारे इतना आइडिया बस सिलेबस जान के, इससे ज्यादा मत पूछो। वो बोला सर जी इसके आगे इसका क्या मतलब होगा? अरे इसके बारे में मत पूछे, तुम्हारे सिलेबस में बस इतना इतना जान लिया ना, बस पेपर में पास हो जाओगे। ये गलत चीज है। आपको सिर्फ किताबों पे फोकस नहीं रखना है। तो ये बोला कि पाठचर्या कभी भी पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो आपकी पाठचर्या वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप सिर्फ जितना किताब में दिया उतना ही पढ़ा के कोटा पूर्ति नहीं कर सकते। बच्चा जहां तक समझेगा आप उसे जहां तक ले जा सकते हैं, वो जहां तक पूछेगा वहां तक आपको पढ़ाना होगा। तो कभी भी पाठचर्या, आपके पढ़ाने का तरीका पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। अगला, विद्यालय शिक्षा को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए, कार्य विधि नहीं। विद्यालय की शिक्षा को किससे जोड़िए? गतिविधि आधारित बनाइए। बच्चों को करके सीखने का मौका दीजिए, ना कि रट के अभ्यास करके, ऐसे नहीं। गतिविधि क्या होनी चाहिए? आधारित। राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, अर्थात राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। बच्चों को जब भी पढ़ाइए तो उनके अंदर राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल कीजिए, ताकि वो राष्ट्रीय महत्व को समझे और राष्ट्र के प्रति एक ईमानदार नागरिक बने। वही लाइन लिखा हुआ है कि अर्थात राष्ट्रीय मूल्यों, जो राष्ट्र के मूल्य है, देशभक्ति है, तो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति एक आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, जो अपने देश को समझे, देश का एक सच्चा नागरिक बने। तो इस तरीके का एक व्यक्ति क्या हो? तैयार हो। यदि आप जब भी कभी पढ़ाइए, यदि इस 5 में से एक भी नियम आपने तोड़ा, वो लाइन आपकी गलत है। तो जब भी कोई ऑप्शन चुनिएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा, यदि 5 में से एक नियम टूटा, यही एनसीएफ की जान है।
यही एनसीएफ की रूह है। यदि ये निकला इसमें से एक भी तो गलत। तो ये वो 5 चीजें जो कभी भी टूटने नहीं चाहिए। एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्रश्न पे जो क्वेश्चन में अक्सर आते हैं बच्चों को, छात्रों को, हाँ देखिए, यहां था कि छात्रों को स्वयं प्रश्न गढ़ने और पैदा करने का अवसर दिए। मतलब छात्रों को स्वयं प्रश्नों को बनाने के क्या दीजिए, अवसर दीजिए, ताकि वो नए नए अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए। पर यदि क्या हो, ऐसे लिख दिए, बच्चों को अभ्यास एवं ड्रिल करवाया जाए, अभ्यास करवाया जाए। अभ्यास करवाना गलत है। मतलब 100 क्वेश्चन दे दिए, जाओ घर से लगा के आओ, ये गलत है। अभ्यास करवाना गलत है। क्या हो यदि ऐसे लिखा हो कि बच्चों को बहुत सारे प्रश्नों को लगाने को दिया जाए, ये भी क्या है, गलत है। अब बहुत सारे प्रश्न लगाने को, अभ्यास करना, ये सब क्या होता है, गलत होता है। आपको हमेशा बच्चों को प्रश्नों को बनाने के अवसर देने होंगे, बच्चों के अंदर समझ विकसित करनी होगी, और जो भी करवाएंगे वो गतिविधि आधारित हो या प्रयोजन। प्रयोजन मतलब होता है प्रोजेक्ट। प्रयोजन कार्य मतलब क्या होता है, प्रयोजन कार्य मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट। तो हमेशा प्रोजेक्ट वाले वर्क दीजिए, जैसे घरों में जाओ, ये गिन के आओ, कितने पेड़ हैं ये गिन के लिख के आना। तो हमेशा प्रयोजन या प्रोजेक्ट वाले वर्क दीजिए। और साथ में यदि कहीं भी आता है दत्तक कार्य, प्रदत्त कार्य का मतलब भी होता है प्रोजेक्ट, प्रयोजन का मतलब है प्रोजेक्ट, ये ऑप्शन सही होते हैं। यदि लिखा रहेगा दत्तक कार्य तो दत्त कार्य लिखा रहेगा या दत्तक कार्य लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है होमवर्क, और होमवर्क हमेशा क्या होता है, गलत होता है। दत्त कार्य या दत्तक कार्य होमवर्क गलत होता है। आप बच्चे को होमवर्क नहीं दे सकते, 1 2 में तो बिल्कुल मनाही होमवर्क की, बाकी में अभी आपको होमवर्क नहीं देना, आप प्रोजेक्ट वर्क उसे दे सकते हैं। तो ये थे एनसीएफ। यदि आपने पॉइंट पकड़ा है और समझा है, इसके अनुसार चलें तो एक भी आपके गलत नहीं होंगे। और ये थे एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत। कभी भी पढ़ाओ, कोई भी ऑप्शन चुनना है जिसमें से 5 में से कोई टूट रहा है तो ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। या आप एक टीचर के तौर पे पढ़ाने जा रहे हैं या किसी भी बच्चे को, छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, और इसमें से यदि आपने किसी भी एक नियम को तोड़ा तो आपका पढ़ाने का तरीका गलत है। इस 5 में से एक भी नियम टूटने नहीं चाहिए। तो ये आपका एनसीएफ था। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ में, जिसमें आपके शिक्षण विधि अभी बचे हुए हैं, शिक्षण सामग्री बचे हुए हैं, एरर त्रुटियों वाले प्रश्न क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो बहुत से टॉपिक बचे हुए हैं, सभी को लेके आएंगे, शॉर्ट में लेके आएंगे, बेहतरीन तरीके से लेके आएंगे। वीडियो पसंद हुआ हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपकी इच्छा होगी यदि कोई आपका दोस्त पढ़ने वाला होगा तो उसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो आपके दोस्त पढ़ने वाले होंगे, ताकि आप भी पढ़ें वो भी पढ़ें। और जब 2 लोग बैठ के एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कि ये ऑप्शन क्यों गलत है, ये ऑप्शन होना चाहिए, और जब वो बताएगा कि नहीं ये ऑप्शन इसलिए गलत है, तब चीजें और क्लियर होती हैं। अभी पढ़े ना, बच्चों को, छात्रों को समूह में कार्य करवाएं, तो जब आप समूह में पढ़ेंगे तो सीटेट उतना ही बेहतरीन आपका होगा, क्योंकि तब आपके क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट। ये रटने की चीज ही नहीं है। यदि आप उधर जा रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। एक बार भरोसा कीजिए, दोस्तों के साथ पढ़िए, समूह में पढ़िए, मजे से पढ़िए, और जो भी चीज आप चाहते हैं उसे कमेंट करिएगा। गुड लक, जय हिंद।